हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 11 फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज पढ़ेंगे अध्याय 5A और अध्याय का नाम है घर्षण। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं अध्याय 5 गति के नियम। गति के नियम और ये घर्षण और एक और है वृत्तीय गति। तो आज हम पढ़ेंगे घर्षण कोण के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं घर्षण कोण की परिभाषा। सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी। अभिलंब प्रतिक्रिया से जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। चित्र में देखेंगे, चित्र में एक गुटका एक मेज पर रखा हुआ है। ये मेज का ऊपर का तल है। इस पर एक गुटका रखा हुआ है। ये गुटका है लकड़ी का या कोई धातु का। इस पर गुटके पर पृथ्वी के कारण mg बल नीचे की ओर लगेगा। न्यूटन की गति के तृतीय नियम अनुसार गुटके पर ऊपर की ओर अभिलंब प्रतिक्रिया बल R लगेगा mg के विपरीत दिशा में। एक बल और ये दो बल। हम इस गुटके पर दाईं ओर बाह्य बल लगाते हैं। इस गुटके पर दाईं ओर बाह्य बल लगाते हैं और जिसके कारण गुटके पर सीमांत घर्षण बल लगेगा बाईं ओर। दाईं ओर हम लगाते हैं बाह्य बल, जिसके कारण गुटके पर बाईं ओर लगेगा सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल, बाह्य बल के विपरीत दिशा में घर्षण बल लगेगा। सीमांत घर्षण बल इसलिए क्योंकि ये पिंड अपनी जगह से हिल डुल नहीं रहा है। तो ये अभिलंब प्रतिक्रिया हो गया और ये हो गया सीमांत घर्षण बल। अब परिभाषा में लिखा है घर्षण कोण की कि सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी। अभिलंब प्रतिक्रिया से जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। तो सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी हमने निकाल लिया इस दिशा में। यह है अभिलंब प्रतिक्रिया और सीमांत घर्षण बल का परिणामी। अब ये जो परिणामी जो निकला है अभिलंब प्रतिक्रिया से जो कोण बनाया गया यहाँ पर उसे कहेंगे घर्षण कोण। घर्षण कोण को लैम्डा से दर्शाते हैं। तो एक बार फिर से मैं चित्र को बता दूं। एक कोई मेज है, मेज के ऊपर में एक लकड़ी या धातु का गुटका रखा गया, आयताकार गुटका से रखा गया है। इस पर इसका जो द्रव्यमान है m है, पृथ्वी इस पर लगाता है mg बल नीचे की ओर, जिसके कारण अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगता है गुटके पर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर R। अभिलंब प्रतिक्रिया R। और गुटके पर हम लोग दाईं ओर लगाते हैं बाह्य बल अपने से। गुटके पर विपरीत दिशा में बाईं ओर लगेगा सीमांत घर्षण बल Fs। अब हम देखते हैं कि परिभाषा में सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का जो परिणामी है, अभिलंब प्रतिक्रिया से जो कोण यहाँ पर बनाएगा उसे घर्षण कोण कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चित्र में आयताकार गुटका प्रदर्शित है। इसके बारे में अब कुछ लिखना है, हमको सिद्ध करना है, घर्षण कोण का मान निकालना है। चित्र में एक आयताकार गुटका प्रदर्शित है। सीमांत संतुलन की स्थिति में गुटके पर 4 बल कार्य करते हैं। गुटके का भार mg नीचे की ओर, दूसरा अभिलंब प्रतिक्रिया R ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, तीसरा बाह्य बल F दाईं ओर, चित्र में देख चुके हैं, और चौथा लगता है सीमांत घर्षण बल Fs बाईं ओर। तो 4 बल गुटके पर लगते हैं। फिर से देखेंगे गुटके पर 4 बल कौन कौन से है। गुटके का भार mg नीचे की ओर, अभिलंब प्रतिक्रिया R ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ये 2 हो गए, पहला और ये दूसरा। तीसरा है बाह्य बल F दाईं ओर, सीमांत घर्षण बल बाईं ओर। ये 4 बल लगते हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखते हैं चित्र में कि कोण BOC लैम्डा घर्षण कोण है। सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी
अविलंब प्रतिक्रिया से जो कोण बनाता है उसको कहते हैं घर्षण कोण। घर्षण कोण को लैम्डा से दर्शाते हैं। समांतर चतुर्भुज OACB पूरा करो। चित्र में देखते हैं OACB कौन है, ये O है, यहाँ बिंदु, A बिंदु, C बिंदु और ये B बिंदु, ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया। OACB को पूरा करेंगे। चलिए अब इसका घर्षण कोण का व्यंजक को बनाते हैं। चलिए अब घर्षण कोण का व्यंजक को आगे बनाते हैं। आगे बढ़ाते हुए समकोण त्रिभुज OBC में देखते हैं। समकोण त्रिभुज है OBC, ये त्रिभुज है, ये समकोण है, तो ये भुजा जो परिणामी भुजा है वो कर्ण कहलाएगा, और ये लैम्डा है तो ये भुजा लंब कहलाएगा, सामने ये लंब भुजा कहलाएगा, और ये जो भुजा है आधार भुजा कहलाएगा। OB आधार भुजा कहलाएगा और BC लंब भुजा कहलाएगा। ये घर्षण कोण लैम्डा। तो यहाँ घर्षण कोण का हमको मान निकालना, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 लैम्डा। यदि हम लोगों ने लिख दिया 10 लैम्डा, 10 का मतलब होता है लंब बटे आधार। अब चित्र में हम देखेंगे कि इसमें लंब कौन सा है, 10 लैम्डा। लंब चित्र में देखेंगे BC है। जो कोण रहता है थीटा कोण या लैम्डा कोण के सामने का भुजा है लंब, तो यह लंब है BC। आधार भुजा ये रहेगा OB। अब यहाँ हम 10 लैम्डा, BC का मान तो दिया नहीं है, तो BC का मान बराबर हम OA रखेंगे और OA की जगह FS रखेंगे, BC की जगह रखेंगे OA। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर होती है। यह समांतर चतुर्भुज बना है OACB। ये BC जो है OA के बराबर है, आमने सामने की भुजा। और OB चित्र में देखते हैं OB का मान R है, तो डायरेक्ट हम OB की जगह हम रख देंगे R। यहीं पर हम 10 लैम्डा बराबर OA का मान रख देंगे FS और नीचे R। OA का मान रख देंगे FS और OB का मान तो हमारा R रखा हुआ है, तो 10 लैम्डा बराबर आ गया FS बटे R। 10 लैम्डा का आ गया मान FS बटे R। अब हम जानते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक। क्या जानते हैं, μS स्थैतिक घर्षण गुणांक बराबर होता है FS बटे R। तो इसको यदि हमने समीकरण 1 दे देते हैं, तो समीकरण 1 में μS का मान रखने पर, समीकरण 1 में μS का मान रखने पर, समीकरण 1 में μS का मान, समीकरण 1 में μS का मान रखने पर, तो यदि हम μS का मान यहाँ रख देते हैं तो 10 लैम्डा इक्वल टू μS हो जाएगा। 10 लैम्डा बराबर μS, क्योंकि FS बटे R का मतलब होता है μS। तो ये हमारा समीकरण आ गया। घर्षण कोण का स्पर्शा बोलते हैं, 10 को स्पर्शा बोलते हैं, तो घर्षण कोण का स्पर्शा स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है। यहाँ लिख देंगे घर्षण कोण का स्पर्शा स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है। स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है। स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है। ये हमारा घर्षण कोण सिद्ध हो गया। दो पेज में हो गया, 3 नंबर में आता है, ध्यान से पढ़ेंगे, सरल है। चलिए अब पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक। घर्षण कोण के बाद में एक और है विराम कोण। परिभाषा, जब कोई वस्तु किसी नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में होती है, जब कोई वस्तु किसी नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में होती है, तो नत समतल क्षैतिज से जो कोण बनाता है उसे
विराम कोण कहते हैं। इसे थीटा से दर्शाते हैं। चित्र में देखेंगे, ये जो नत समतल का चित्र दिखाया गया है, ये देखिए ओ ए, इसको कहते हैं नत समतल। बच्चे लोग फिसल पिट्टी खेलते हैं, उसी को बोलते हैं नत समतल। और ओ बी जो है तो वो पृथ्वी का तल है। अब नत समतल पर एक गुटका रखा हुआ है, आयताकार गुटका। यहाँ पर इस पर देखते हैं कि ये नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति का मतलब ये फिसलेगा नहीं, यहाँ से नीचे यहीं पर रहेगा। ये जो थीटा बना है इसे विराम कोण कहते हैं। ये नत समतल जो है ये क्षैतिज से जो कोण बनाता है उसको कहते हैं विराम कोण। जब कोई वस्तु किसी नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में होती है तो नत समतल क्षैतिज से जो कोण बनाता है उसे विराम कोण कहते हैं। इसे थीटा से दर्शाते हैं। अब चित्र के बारे में देखेंगे। इस वस्तु पर जिसका द्रव्यमान m है, नीचे की ओर पृथ्वी के कारण इस पर mg भार बल नीचे की ओर लगेगा। नत समतल के तल के लंबवत ऊपर की ओर अभिलंब प्रतिक्रिया बल R लगेगा वस्तु पर। और सीमांत संतुलन की स्थिति में ऊपर की ओर Fs सीमांत घर्षण बल नत समतल के समांतर ऊपर की ओर लगेगा, क्योंकि वस्तु किधर फिसलेगा, बिंदु O की ओर फिसलेगा, इसलिए सीमांत घर्षण बल Fs लगेगा ऊपर की ओर। चलिए इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। चित्र में मान लो OA एक नत समतल है जिस पर स्मॉल m द्रव्यमान के एक वस्तु सीमांत संतुलन की स्थिति में रखी हुई है। वस्तु का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m है। कोण AOB बराबर विराम कोण। चित्र में देखेंगे AOB, A इधर है ऊपर, AOB थीटा विराम कोण। सीमांत संतुलन की स्थिति में वस्तु पर निम्न बल कार्य करते हैं। वस्तु का भार mg नीचे की ओर। दूसरा है अभिलंब प्रतिक्रिया R तल के लंबवत ऊपर की ओर। तीसरा है सीमांत घर्षण बल Fs नत समतल के समांतर ऊपर की ओर। तो चित्र में जो गुटका रखा है नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में इस पर 3 बल कार्य करते हैं। mg नीचे की ओर, अभिलंब प्रतिक्रिया तल के लंबवत ऊपर की ओर और सीमांत घर्षण बल Fs। अब वस्तु के भार mg जो है चित्र में देखते हैं नीचे की ओर लग रहा है, लेकिन जो वस्तु है वो नत समतल पर रखा हुआ है, तो mg जो है सीधे सीधे वस्तु पर काम नहीं करेगा। mg को 2 घटकों में बांटेंगे। mg को 2 घटकों में बांटने पर mg जो है एक लगेगा, mg का एक हिस्सा सीमांत घर्षण जो नत समतल के समांतर ऊपर की ओर लग रहा है उसके विपरीत दिशा में लगेगा, mg का आधा भाग। और नत समतल पर रखी वस्तु पर अभिलंब प्रतिक्रिया R ऊपर को लग रहा है, उसके विपरीत दिशा में mg का आधा भाग काम करेगा। mg 2 भागों में काम करेगा, एक सीमांत घर्षण के विपरीत दिशा में और दूसरा अभिलंब प्रतिक्रिया के विपरीत दिशा में। तो mg को 2 भागों में बांटने पर, mg को 2 भागों में बांटेंगे तो इसका पहला भाग जो है रहेगा mg cos थीटा और दूसरा भाग होगा इसका mg sin थीटा। ये mg cos थीटा और mg sin थीटा किस दिशा में काम करेगा? mg cos थीटा अभिलंब प्रतिक्रिया की विपरीत दिशा में लगेगा कि सीमांत घर्षण की विपरीत दिशा में लगेगा, इसको देखते हैं चित्र से। तो यहाँ पर चित्र में देखेंगे ये जो वस्तु है, वस्तु के नीचे क्यों लगता है mg और यहाँ घर्षण विराम कोण थीटा बना हुआ है, तो यहाँ भी विराम कोण थीटा बनेगा। इसमें यहाँ देखेंगे इस चित्र को, यहाँ पर देखेंगे बना के थोड़ा सा, ये जो है नत समतल पर लगने वाला सीमांत घर्षण की दिशा, ये है अभिलंब प्रतिक्रिया की दिशा। यहाँ पर देखिए थीटा बना हुआ है। ये जो mg की जो दिशा होगी वो कर्ण की दिशा होगी, क्योंकि यदि हम सीमांत घर्षण की नत समतल की दिशा में एक दूसरा समांतर रेखा यहाँ पर खींच देंगे तो यहाँ एक त्रिभुज बन जाता है। देखिए ये एक त्रिभुज यहाँ पर, ये और ये, तो ये जो है समकोण बना है यहाँ पर।
तो समकोण के सामने भुजा कर्ण, तो mg जो भुजा है, जिस दिशा में mg लगता है वो कर्ण कहलाएगा, थीटा के सामने भुजा लंब कहलाएगा, ये भुजा आधार कहलाएगा। हमको ये आधार का मान निकालना है। और यदि ये समांतर चतुर्भुज का सब पूरा कर देते हैं तो ये लंब कहलाएगा, तो ये भुजा भी लंब कहलाएगा। तो इधर जो लंब है उधर mg बटेगा और ये आधार है उस दिशा में mg बटेगा। तो आधार की ओर mg का मान कितना होगा? तो ये त्रिभुज में हम देखते हैं कर्ण आधार लंब है, cos थीटा निकालेंगे। इस त्रिभुज में, छोटे से त्रिभुज में cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कर्ण का मान mg दिया हुआ है तो कर्ण की जगह mg लग दिए, तो mg को cos थीटा से गुना करेंगे तो आधार निकलता है। तो ये आधार का मान हो जाएगा mg cos थीटा, आधार का मान हो जाएगा mg cos थीटा। इसी प्रकार से जो लंब है उधर हो जाएगा mg sin थीटा। तो यदि हम mg को दो भागों में बांटेंगे तो अभिलंब प्रतिक्रिया के विपरीत दिशा में काम करेगा mg cos थीटा और सीमांत घर्षण के विपरीत दिशा में काम करेगा mg sin थीटा। अब आगे बढ़ते हैं सीमांत संतुलन की स्थिति में। जब वस्तु जो है सीमांत संतुलन की स्थिति में, सीमांत संतुलन की स्थिति में वस्तु जब नत समतल से नहीं फिसलेगा तो जो अभिलंब प्रतिक्रिया है वो mg cos थीटा के इक्वल हो जाएगा और सीमांत घर्षण बल Fs जो है mg sin थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं यहाँ पर, जो mg sin थीटा है Fs के इक्वल होगा, mg cos थीटा है वो r के इक्वल होगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, इसको भाग दे देंगे, भाग देंगे तो ये आ जाएगा mg sin थीटा बटे mg cos थीटा बराबर Fs बटे r, इधर साइड Fs बटे r। ये mg कटेगा, काटेंगे, बचेगा sin थीटा बटे cos थीटा। तो sin थीटा बटे cos थीटा को लिख देंगे tan थीटा, Fs बटे r। यह आ गया समीकरण नंबर 3। अब हम जानते हैं कि इस स्थैतिक घर्षण गुणांक μs इक्वल टू होता है Fs बटे r। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा μs। यहाँ पर Fs बटे r की जगह μs रख देंगे जिसको हम स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। तो ये हो जाएगा समीकरण 4। यही हमको सिद्ध करना था, विराम कोण का स्पर्शज्या स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है। यहाँ लिखेंगे विराम कोण की स्पर्शज्या स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता